हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और इस करंट अफेयर्स वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, महाकुंभ में जो भगदड़ मची है वो क्यों भगदड़ मची, महाकुंभ क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। और 3D मैप के ज़रिए समझेंगे चीज़ों को। वहाँ बहुत ही बुरे हालात हो गए थे, सब जानेंगे। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, सब पर चर्चा करेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो बहुत ही दुखद घटना हुई है महाकुंभ के दौरान, जो भगदड़ मच गई। देखिए, महाकुंभ का जो सबसे बड़ा स्नान होता है, अमृत स्नान कहते हैं। तो वो मौनी अमावस्या का होता है अमृत स्नान। और इसी दौरान प्रयागराज के संगम तट पर 28 और 29 जनवरी की रात को, यानी 28 की रात का ही है और 29 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग, तो वहाँ भगदड़ मच गई। रात का भी करीब 1:30 बजे के आसपास भगदड़ शुरू हुई थी। और इस हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हो गए। और जो तमाम अखबार हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदी में अगर दैनिक भास्कर के कहें, दैनिक भास्कर का कहना है कि घटना के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज में वहाँ के सबसे पहले 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। बाद में बहुत सारे एम्बुलेंस जो है ना वहाँ पर पहुँचे थे। भगदड़ की जो जगह है वहाँ बहुत ही बुरे हालात थे। जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं आपकी किस तरीके से हर जगह लोगों के चप्पल, कपड़े, जूते बिखरे हुए थे। घायल लोग ज़मीन पर लेटे थे, वहाँ लाशें थी। बहुत सारे फोटोग्राफ है जो हम दिखा भी नहीं सकते। कुछ अपनों को ढूंढ रहे थे, आंखों में आंसू थे। और कुछ लोग अपने शव का हाथ तक नहीं छोड़ रहे थे, उनको डर था कि कहीं बॉडी खो ना जाए। रेस्क्यू टीम पूरी, मतलब पूरा प्रशासन लगा उसमें कि किसी तरीके से भगदड़ को ख़त्म किया जाए, और ख़त्म किया गया, पूरी कोशिश हुई। ठीक है। और यहाँ तक कि आसपास के ज़िलों के जो अन्य जो ज़िलों से श्रद्धालु आ रहे थे उन सबको दूसरी जगह रोका गया, जैसे रायबरेली में, प्रयागराज के और भी अन्य ज़िलों पर वहाँ भी अलर्ट किया गया ताकि भीड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना पहुँचे। ठीक है। यहाँ तक कि वाराणसी में, वहाँ चूँकि प्रयागराज लोग जा रहे हैं तो वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी जिला प्रशासन ने कहा कि लोग बाहर से कम आए, ना आए इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो कैसे हुई ये घटना, इसको मैप के ज़रिए समझते हैं। प्यारा भारत है अपना, और प्रयागराज कहाँ पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। और प्रयागराज जो ज़िला है वो यहाँ पर इस तरफ, अगर हम और जूम करेंगे तो ये आप देख रहे हैं जो कि उधर से गंगा नदी आ रही है और इधर यमुना रिवर है और सरस्वती रिवर है, जिसके बारे में भी कहा जाता है कि वो अदृश्य है और यहीं पर उसका संगम है। ठीक है। तो इस संगम पर यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे पाल्टून पुल भी बनाए गए हैं। और ख़ास तौर पर ये नोज जो आप देख रहे हैं, थोड़ा और जूम करते हैं, यहाँ वाला जो इलाका देख रहे हैं इसको कहा जाता है नोज़। ठीक है। नोज़ मतलब नाक की, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है स्थिति। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं पर चाहते हैं कि स्नान करें। ठीक है। और अमृत स्नान की वजह से ज़्यादातर जो पांटुल पुल थे, पांटुल पुल मतलब ऐसा पुल, अस्थायी पुल, वो उसको बंद किया गया था। और हुआ ये कि संगम पर पहुँचने के लिए करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई और बैरिकेड्स लगाए गए थे। तो शुरुआत में क्या हुआ, उन बैरिकेड्स पर फंस कर कुछ लोग गिर गए और फिर भगदड़ की अफवाह भी फैल गई और फिर वहाँ भगदड़ मच गई। ठीक है। संगम जो नोज है, यहाँ पर ये वाला संगम का नोज है इस जगह पर, तो वहाँ अलग अलग एग्जिट के रास्ते नहीं थे। मतलब जिस रास्ते से भीड़ वहाँ पर पहुँच रही है उसी रास्ते से वापसी भी जाना था। तो ऐसे में जब अचानक भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, एक दूसरे पर गिरते चले गए। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर की वजह से दरअसल बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे वीआईपीज जो आए, उसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में पाबंदी थी और फिर वहाँ पर पहुँचना जो है, मतलब प्रशासन का भी ध्यान उधर पर ज़्यादा था। ओके। तो ये तो स्थिति हुई, ये मैप के ज़रिए हमने ये दिखाया है, ये लोकेशन। मतलब ये पूरा जो इलाका अभी देख रहे हैं ये तो सैटेलाइट व्यू है जो कुछ वक्त पहले का है। अभी तो यहाँ पर जो है वो भीड़ ही भीड़ है। भीड़ कैसी भीड़ है आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इस तरह की भीड़ है। ये नोज का इलाका आप देख रहे हैं जो कि प्रयागराज में, ये पूरी की पूरी करोड़ों की भीड़ है। तो मौनी अमावस्या उस पर तकरीबन
8 से 9 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हैं 29 जनवरी को, 28 जनवरी को भी और 29 जनवरी को। तो 8-9 करोड़ श्रद्धालु। और वहाँ पर क्या है कि 44 घाट बने हुए हैं और 44 घाटों पर ये स्नान का कार्यक्रम होता है, डुबकी लगाते हैं लोग। और उसके लिए, उस जगह पर पहुँचने के लिए ये जो भीड़ है वो 8 से 10 किलोमीटर, यहाँ तक कि 12-12 किलोमीटर वो पैदल चल के आ रही है। उनके पास सामान है वगैरह है, तो वो जो पहुँच रहे हैं वहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ जो भगदड़ की स्थिति मची, चूँकि भीड़ अनकंट्रोल्ड हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये पूरी स्थिति हुई। जो भगदड़ के वक्त के जो वीडियोस हैं वो हम लोग ये देख रहे हैं, उस वक्त किस वजह से, किस तरीके से भागा दौड़ी हुई, लोग रो रहे हैं, शवों के हाथ नहीं छोड़ रहे हैं लोग। तो ये पूरा का पूरा हालात देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि कुंभ में अभी ही केवल भगदड़ हुई है, पिछले कई वक्त से हम लोग देख रहे हैं भगदड़ के मामले देखने को मिले हैं। जिससे से पहले प्रयागराज में ही 2013 में जब कुंभ हुआ था, तो उस वक्त मेला स्थल पर नहीं, जहाँ पर कुंभ है वहाँ पर नहीं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था, अचानक से प्लेटफॉर्म बदल दिया गया था एक ट्रेन का। उसकी वजह से जो भीड़ है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर चलने लगी और तब भगदड़ मच गई थी और बहुत सारे लोगों की जान गई थी। हरिद्वार में 2010 में वहाँ कुंभ के दौरान पौड़ी में भगदड़ हुई थी, उससे लोगों की मौत हुई थी। नासिक में 2003 में वहाँ कुंभ के दौरान भगदड़ हुई थी। उज्जैन में 1992 में वहाँ पर भी भगदड़ हुई थी सिंहस्थ कुंभ के दौरान और 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। प्रयागराज में उससे पहले भी 1954 में बड़ी भगदड़ हुई थी और उससे करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो ये जो हालात हैं, ये स्थिति हुई है और बड़ा ही दुखद ये घटना देखने को मिली है। जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हैं, और शवों के बारे में अभी पक्का डिटेल नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था, हो सकता है कुछ दिनों बाद एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हुए। तो ये एक बड़ा ही दुखद जो है हालात देखने को मिला है। ठीक है, तो ये तो स्थिति है। अब हम, चूंकि महाकुंभ की बात हो रही है, तो फिर अब हम लोग देख लेते हैं कुंभ के बारे में। कुंभ जो है वो कैसे, इसका इतिहास क्या है, पौराणिक उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, कुंभ शब्द जो है ना वो संस्कृत में उसका अर्थ होता है घड़ा या बर्तन। और ये माना जाता है कि जब देवों यानी देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तो धन्वंतरी जो है ना वो अमृत का घड़ा लेकर निकले थे। तब ये सुनिश्चित करने के लिए देवताओं ने ये सोचा कि कहीं ये जो अमृत है वो असुर न ले लें, यानी राक्षस न ले लें। तो इंद्र के पुत्र जयंत वो घड़ा लेकर भागे थे और फिर उनके साथ सूर्य, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा वो उनकी रक्षा करने के लिए भागे थे। मतलब कई चीज़ें देखने को मिलती है इसके बारे में, अलग अलग आपको कथा भी सुनने को मिलेगी इसके बारे में, लेकिन जो प्रमुख इंडियन एक्सप्रेस ने जो लिखा है उसको बता रहा हूँ। तो जयंत के भागते समय अमृत जो है ना वो 4 स्थानों पर गिरा था। कौन कौन जगह पर? तो वो है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पे। ओके, तो वो 12 दिन तक भागते रहे। और चूंकि देवताओं का जो एक दिन है वो मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, तो इसलिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति के सापेक्ष स्थिति के आधार पर 12 साल में कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ, उसको महाकुंभ भी कहते हैं। और प्रयागराज और हरिद्वार में 6 साल पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, और 12 साल पर वो होता है कुंभ। ठीक है, उसको महाकुंभ या पूर्ण कुंभ कहते हैं। तो ये 4 जगहों पर ये आयोजन होता है कुंभ का, और ये 4 नदियों के तट पर है। जैसे हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक जो सरस्वती नदी है उसके संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, और नासिक में वहाँ गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये है कुंभ मेले का स्थान जो है ना वो ज्योतिषीय गणना के आधार पर तय होता है 12 साल। ओके, तो ये एक जो घटना हुई उसके बारे में मैंने आपको बताया, जो ये दुखद घटना देखने को मिली प्रयागराज में, जो भगदड़ मची, उससे बहुत लोगों की मौत हुई। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हो तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप है, उसके ज़रिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शार्प लर्निंग ऐप का लिंक दे दिया है। तो दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो कि यूपीएससी और स्टेट PCS की तैयारी के को ध्यान में रखे है, और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप जिसमें रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC, स्टेट SSC इन सब लेवल का है। ओके, तो देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, और इस मेंबरशिप के ज़रिए पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं और अगले 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स के टेस्ट, वीडियो, PDF ये सब कुछ मिलते हैं। ओके, देख सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का उद्घाटन किया जनवरी में, तो इस पर 2 वर्षों में कितना खर्चा होगा? आंसर होगा 2000 करोड़ रुपए का खर्च करने का ये प्लान है। ठीक है, तो न्यूज़ आप देख रहे हैं मेरे बगल में द हिंदू में, तो मिशन मौसम उसका उद्घाटन किया गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये होगा कि मौसम जो चरम जलवायु की घटनाएं होती हैं उसके प्रति हम तैयार रहें और स्मार्ट रहें। ओके, तो इसी के लिए ये है। और वैसे तो जनवरी में अभी इसको लॉन्च किया गया है मिशन मौसम को, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2024 में ही इसके बारे में मंजूरी दे दी थी। ठीक है, तो जो इसमें क्या होगा, जो मौसम का पूर्वानुमान है उसको लेकर तैयारी, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये पिछले कुछ वक्त में पिछले साल कहिए उस दौरान जो मौसम की चरम घटनाएं हुई थी उन सब के कुछ वीडियोस हैं जिसमें क्या हुआ था। हालात ये हुए थे कि बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पर इससे नुकसान हुआ था। ठीक है, अरबों का नुकसान हम लोग हर साल झेलते हैं। तो इस मिशन मौसम के जरिए 2000 करोड़ खर्च किए जाएंगे ताकि चक्रवात, बाढ़, सूखा, हीट वेव, तो ये सब जैसी जो स्थिति है उसको हम आपदाओं को नियंत्रित कर सकें। ओके, भारत में आपदा की वजह से क्या होता है कि हर साल 10,000 लोगों की मौत होती है। तो मिशन मौसम जो है ना उसका उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन से जो चीज़ स्थिति हो रही है उसकी भविष्यवाणी हम सटीक ढंग से कर सकें और पहले ही हम पूरी तरीके से तैयार हो सकें। अभी भी हम लोग प्रेडिक्शन तो कर लेते हैं, जैसे अब हम लोग पिछले करीब 20 सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भी तूफान आता है, समुद्र में चक्रवात आते हैं, तो लोगों के मौत की घटनाएं अब बहुत कम होती है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन पहले से होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि मिशन मौसम के जरिए क्या किया जाएगा, तो एग्रीकल्चर, इसके अलावा आपदा प्रबंधन, डिफेंस, पर्यावरण, एविएशन, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन, परिवहन, एनर्जी, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में ये इसके जरिए काम किया जाएगा, फ़ायदा होगा उसके ज़रिए। शहरी जो योजनाएं हैं, सड़क, रेल यातायात है, समुद्री गतिविधि है, तो इन सब को लेकर पूरा डेटा के आधार पर डिसीजन का भी काम किया जाएगा। ठीक है, लेने का। सूखा रोकने के लिए जैसे क्लाउड सीडिंग की ज़रूरत है अगर, तो वहाँ किया जाएगा। ज़्यादा बारिश है तो उसको रोकने के लिए भी क्लाउड सीडिंग की व्यवस्था की जाएगी, क्या कि बादल कहीं और चला जाए। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये मिशन मौसम होगा? तो देखिए 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग है, ठीक है, 3 संस्थान है। दूसरा है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM, फिर है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग यानी NCMRWF। ठीक है, तो इन सब के जरिए ये पूरी तैयारी की जाएगी और बहुत सारे और भी जो डिपार्टमेंट हैं, संस्थान हैं, उन सब का भी इसमें इसको शामिल किया जा रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या चीज़ें हैं, तत्व क्या क्या हैं, तो बेहतर सेंसर वाले रडार जो है ना वो स्थापित किए जाएंगे, उपग्रह स्थापित किए जाएंगे और सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्थापित किया जाएगा ताकि कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकें, वास्तविक डेटा को हम कैलकुलेट कर लें, और GIS आधारित जो है ना स्वचालित निर्णय यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर चीज़ें तुरंत के तुरंत कार्रवाई हो सके, ये सब ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये है कि 2026 तक डॉपलर, रडार, विंड प्रोफाइल, रेडियोमीटर और रेडियो सोंडे जैसे उपकरण की संख्या कई गुनी करने की ये तैयारी है। एक मौसम GPT तैयार किया जाएगा और उसके ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम ये सब जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार हमें क्या कदम उठाना चाहिए आगे, ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आगे आने वाले वक्त में, तो इसकी पूरी तैयारी है। तो मिशन मौसम ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है।
ओके, तो क्लाउड सीडिंग का उपयोग कैसे किया जाएगा? देखिए क्या है कि जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर क्लाउड सीडिंग किया जाएगा, जिससे कि बादल जो है वो आए और वहाँ बारिश हो जाए इकट्ठे होकर। और अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब बादल फटने की स्थिति है, तो उससे कुछ दूरी पर क्लाउड सीडिंग कर दिया जाएगा, ताकि बादल वहाँ से खींच कर दूसरी तरफ भी चले जाएं और एक जगह बहुत ज़्यादा बारिश ना हो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 14 जनवरी 2025 को मनाया गया है। इसके चीफ कौन है भारत मौसम विज्ञान विभाग के, यानी आईएमडी के? तो मृत्युंजय महापात्रा हैं। ओके, न्यू दिल्ली में मुख्यालय है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर होगा उत्तराखंड। और अगर सवाल हो कि पहला राज्य कौन है, सीधे सवाल हो, तो वो होगा गोवा, लेकिन वो आज़ादी से पहले की बात थी। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद वो है उत्तराखंड। उसने तो 27 जनवरी को उसने यूसीसी को लागू कर दिया है। हालांकि वो ऐसा दूसरा राज्य कहा जाएगा ऐसे आमतौर पर, लेकिन अगर आज़ादी के बाद की बात होगी तो वो पहला राज्य होगा उत्तराखंड। ठीक है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने इसके लिए वेब पोर्टल भी जारी कर दिया है और कहा है कि सबके लिए, ज़्यादातर के लिए मतलब जनजातीय, कुछ खास जनजातीय है उसको छोड़ के सबके लिए एक समान ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये पहले तो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और ये दरअसल क्या है, यूसीसी क्या है उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो आमतौर पे देश में दो तरह के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल और एक सिविल होता है। क्रिमिनल कानून जो है ना, वो उसमें चोरी, लूटमार, हत्या, धोखाधड़ी, ये सब मामले होते हैं, और इसमें सभी धर्मों, समुदाय के लिए एक ही तरह का कोर्ट प्रोसीजर और सज़ा का प्रावधान होता है। लेकिन दूसरा जो होता है ना, वो क्या होता है, दूसरा होता है सिविल लॉ। इसके तहत शादी, ब्याह, संपत्ति, इन सब का मामला होता है। तो भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार, संपत्ति से जुड़े मामले जो है ना, वो रीति रिवाज और संस्कृति, परंपराओं का काफ़ी महत्व है वह भारत में। तो इस वजह से क्या है ना, ज़्यादातर राज्यों में वहाँ क्या है, उसके लिए अलग अलग धर्मों के आधार पर सिविल जो है लॉ, वो सब बने हुए हैं, उसके आधार पर चलता है। लेकिन अब क्या होगा, अब यूसीसी में एक ही कानून, यानी सबके अपने अपने जो पर्सनल लॉ हैं, उसको पर्सनल लॉ कहा जाता है अलग अलग धर्मों से रिलेटेड, तो वो उसको ख़त्म करके वहाँ पर एक ही जैसा कानून बनाने का प्रावधान है। ठीक है, तो हर नागरिक के लिए एक ही तरह का कानून होगा, मतलब चाहे धर्म हो, जाति हो। पर्सनल लॉ जो है ना, वो इससे ख़त्म हो जाएगा। मुस्लिम का पर्सनल लॉ अलग है, हिंदू का अलग है, तो वो सब एक ही तरह की चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता जो कानून है, उसके प्रावधान किन पर लागू नहीं होंगे? तो आंसर होगा जनजाति। तो जिन जनजातियों पर यह कानून मतलब लागू नहीं होगा, उनमें है थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया, जौनसारी समुदाय। ठीक है, तो इनको छोड़कर सबको बराबर कर दिया गया है। बराबर जो है ना, वो पर्सनल लॉ एक ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा डिटेल मैंने पीडीएफ में भी दे दिया है अच्छे खासे ढंग से। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताएं जिसका फील्ड परीक्षण जनवरी 2025 में पूरा हुआ है। आंसर होगा नाग MK2। ठीक है, ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि नाग MK2 जो है ना, वो किस तरह की मिसाइल है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बोलना क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो। ठीक है, तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड रेंज में इसका परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया। DRDO ने इसकी जानकारी दी है और यह बड़ा ही सटीक रहा है। ठीक है, तो ये अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तीसरी पीढ़ी का ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे चलता है, मतलब एक बार फायर कर दिया और भूल जाए, फिर वो मार के ही रहेगा ज़्यादातर स्थिति में, और हर मौसम में ये काम कर सकता है। दुश्मन के जो टैंक है, सैन्य वाहन है, उन सबको बिल्कुल सटीकता से इसको ये मार सकता है। ये इंफ्रारेड टेक्निक से लैस है, मतलब टारगेट को लॉक कर दिया गया तो फिर मारेगा ही। 4 किलोमीटर इसकी क्षमता है। DRDO ने विकसित किया है और लागत करीब 300 करोड़ रुपए रही है। पहली बार परीक्षण 1990 में किया गया था और उसके बाद लगातार ट्रायल किए गए थे, और फिर अब DRDO का ये जो है वो सफल रहा है। अब इसको आर्मी में शामिल कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा जेनिक सिनर।
इटली के हैं, 23 साल के युवा खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने 26 जनवरी को हुए मुकाबले में ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात रही। अगला प्रश्न लेते हैं इससे रिलेटेड। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स 2025 खिताब किसने जीता? आंसर होगा मेडिसन कीज। ठीक है, मेडिसन कीज वो 29 ईयर के हैं की हैं और अमेरिकी खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने 25 जनवरी को ये खिताब जीत लिया है और फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बेलारूस की एरिना सबालेंका को उन्होंने हराया और ये खिताब जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स 2025 खिताब किसने जीता है? यहाँ पर मेंस डबल्स की बात हो रही है। आंसर होगा हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन। ठीक है, तो ये फिनलैंड के हैं हैरी और ब्रिटेन के हैं हेरिन। तो इन दोनों ने मिलकर ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। ये रहा फोटोग्राफ इनका। अगला क्वेश्चन लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स डबल्स 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर का टेलर टाउनसेंड और कैटरीन सिनियाकोवा। ठीक है, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो इन दोनों ने ये खिताब जीत लिया है। टेलर जो है ना वो अमेरिका की हैं और कैटरीन वो चेक रिपब्लिक की हैं। तो उन दोनों ने ये खिताब जीता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिक्स डबल्स की। ये खिताब किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का? तो ओलाविया गैडकी और जॉन पियर्स। ठीक है, ओलाविया गैडकी और जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया की वुमेन प्लेयर हैं ओलाविया, और उसी देश के हैं जॉन पियर्स। तो उन दोनों ने मिक्स डबल्स का खिताब ये जीत लिया है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल का जो करंट अफेयर्स होगा उसमें हम लोग पद्म अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। पद्म अवार्ड जो इंपॉर्टेंट 2025 का वो पूरे चर्चा करेंगे, तो देखिएगा ज़रूर। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।